नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में फिर से आपको स्वागत है। और पिछले सारा जितना वीडियो है स्टॉक टॉक वीडियो और हीरो मोटोकॉर्प का सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड आया था और हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लर्निंग मिली होगी और उसी हिसाब से आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते होंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये सब करते रहिए, सो दैट हम लोग का चैनल ग्रो होने में थोड़ा आपका मदद मिल सके। और आपका मदद मिलेगा, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग का भी हौसला रहेगा और हम लोग आगे खुद लर्निंग करके खुद अच्छा अच्छा वीडियो बनाएंगे ताकि आपका भी लर्निंग बढ़ सके। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जितना भी अभी तक सब्सक्राइबर है, जितना लाइक्स मिला हुआ है, जितना आप लोग का प्यार मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में, वन ऑफ द लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया। ठीक है। और स्टील का बारे में मैं बोलूँ, वन ऑफ द कमोडिटी, वन ऑफ द पॉपुलर कमोडिटी। और दूसरा क्या है कि आगे स्टील का आगे या अभी जितना भी हो रहा है, स्टील का जितना प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से एक देश का, एक कंट्री का स्ट्रेंथ उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, उसी हिसाब से डिफाइन किया जाता है। करेक्ट। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि स्टील कौन कितना रेट में स्टील कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, और उसका उसका जो भी जितना कौन कितना एम्प्लॉई के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, बाकी सब कुछ है, जितना भी जितना उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जितना उसका प्रोडक्शन लेवल तक पहुंचाने के लिए मतलब आपका कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट आता है, मार्केटिंग कॉस्ट आता है, आपका सेलिंग कॉस्ट आता है, एम्प्लॉय कॉस्ट आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें जितना भी कॉस्ट आता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कंज्यूमर को। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, उसको जितना भी कॉस्ट पड़ जाए हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग को फ़र्क पड़ता है स्टील कितना किलो में बिकता है, किलो कितना में बिकता है। ठीक है। क्योंकि एक दुकान में अगर आप जो भी एक सप्लायर अगर जितना रेट में दे रहा है उसे कम रेट में बाकी कोई सप्लायर दे रहा है तो मैं उससे जाके लूँगा। तो स्टील कमोडिटी ऐसा सेक्टर है जो कि कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, कभी भी इसके ऊपर डिपेंड कर ही नहीं सकता। मतलब उसको वो प्रीमियम चार्जेस कर ही नहीं सकता। करेक्ट। तो जब भी कोई भी इंडस्ट्री दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहता है तो क्या हालत होता है आपको पता है। ठीक है। जैसे कि बाकी सब कोई भी लोरियल का शैम्पू हो गया या कुछ भी मतलब लग्जूरियस, जैसे कि आपका प्रसाधन सामग्री जो बोलते हैं ना, प्रसाधन सामग्री हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, वो प्रीमियम चार्ज कर सकता है। ठीक है। लेकिन आपका कमोडिटी के केस में ये बात बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टील के बाद, इसीलिए बोल दिया क्योंकि हम लोग आज स्टील के बारे में ही बात करें, कमोडिटी सेक्टर के ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो टाटा स्टील का कुंडली देखते हैं, कुंडली ठीक है कि नहीं। एक्चुअली मैं स्टडी करा तो इसको इसमें आपको डायरेक्ट पहुंचा दिया। मैं आपको पहले स्टार्टिंग से मैं दिखा देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ का है, 30 साढ़े 30 हज़ार करोड़ का है। डेप्ट है 1 लाख, 1 लाख करोड़ का। बात समझ में आया क्या हुआ है? अगर 30 करोड़ रुपए में आप पूरा कंपनी खरीद लेते हो ना, उसके बाद भी आप बोलना मत कि मैं मालिक हूँ, क्योंकि जितना उसका डेप्ट है ना उसको आपको ही देना है, 1,02,0746 रुपये। मतलब घाटा हो जाएगा बॉस। ठीक है। और इसमें जो भी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1.41, और हम लोग का जो मार्जिन है 1 से ज़्यादा होगा तो फिर फंसेंगे। ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं क्योंकि बहुत कोई टाटा स्टील में बुलिश रहते हैं, क्योंकि बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। ठीक है। और टाटा ग्रुप का कंपनी है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ROC 14 है। ठीक है। 100 रुपये कमा, 100 रुपये लगा के 14 रुपये कमा रहा है। ठीक है। और ठीक है। और इसमें प्लेस देखिए, हाँ ओके, हाँ ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है। डेप तो है ही। ठीक है। उसके बाद इतना प्लेस्ड है, मतलब उसका शेयर प्लेस्ड है, मतलब दोनों टाइप का लोन है इसके पास, गिरवी भी रखा हुआ है और इंटरेस्ट वाला लोन भी चल रहा है। आप मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ये कंपनी किसको खरीदना घाटा पड़ सकता है, डायरेक्टली बात यही है। ठीक है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं, जब ऐसा सिचुएशन होता है प्रॉफिट लॉस में जाना जरूरी है। ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आ गया, ये वाला प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखिए, मार्च 2019
10,000 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में हम लोग बात कर रहे हैं, करेक्ट। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। और फिर इसका मार्च 2018 में 13,000 करोड़ का मतलब प्रॉफिट घटा है, ठीक है। मार्च 2017 में माइनस मतलब इतना लॉस किया हुआ है, ठीक है। तो उसका बाद थोड़ा सा बढ़ा था, फिर घटा, मतलब कॉन्सिस्टेंट नहीं है। माइनस मैक्सिमम आपको मिलेगा माइनस में ही मिलेगा, ठीक है। अगर भी 10,000 करोड़ का वो प्रॉफिट कर रहा है और उसका जो लोन है 1 लाख करोड़ का, उसको एक एक साल में अगर 10,000 करोड़ कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिट कर रहा है तो उसको चुकाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 साल। तो आप लोग डिसीजन ले लो कि क्या करना है, क्या है टाटा स्टील के साथ। आप लोग को इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। ये तो हो गया कुंडली। कुंडली पे आगे चलते हैं कि अभी उसका हालत क्या है। कुंडली तो ख़राब है ही। हालत देखिए, ये आपका 1 डे का चार्ट है, 5813, ठीक है। आप ऑलरेडी तो पढ़ लिए होंगे, आप लोग समझदार हो गए ही। और हम लोग का वीडियो भी तो है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख ही सकते हो। 5813 का आपको समझ में आ गया होगा क्या हालत है। कंसोलिडेशन चल रहा है, करेक्ट। हाँ, आपको मतलब दिखाने से पहले ये वाला आपको आपको खुद को पता चल ही गया होगा कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। मैं खाली इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि कोई भी न्यू न्यू व्यूअर हो उसको ढंग से समझ में आ जाए। उसके बाद 1 वीक पे चलते हैं। डाउन ट्रेंड, कंप्लीट डाउन ट्रेंड। फिर अभी यहाँ पे शायद कंसोलिडेशन हो ही सकता है, फिर ब्रेकआउट कहाँ होगा पता नहीं। मंथली चार्ट, डाउन ट्रेंड, ठीक है। पूरा डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें इसका कंक्लूजन क्या है? 5813 में एक जगह कंसोलिडेशन, बाकी दोनों डाउन ट्रेंड। मतलब ये कंसोलिडेशन के बाद डाउन ट्रेंड में ही जाने वाला है। मतलब ये आपका जो ब्रेकआउट होगा, मैक्सिमम 80% चांसेस है कि वो डाउन मतलब नीचे की तरफ ही होगा, करेक्ट। तो चलते हैं आगे। ये क्या हो गया? हाँ, मल्टीवेगर पैटर्न आपका 2200 का नीचे से गया है ना आपका। इसका बोले आप तो बोलेंगे कि ये तो मल्टीवेगर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका मल्टीवेगर पैटर्न अगर बहुत बड़ा ट्रायंगल बनता है ना, मैक्सिमम नीचे ही रहता है, तो अब तक मल्टीवेगर हो के 1,000 रुपये का शेयर हो ही जाता। बट कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है बोल के इतना फंस रहा है। ये तो मल्टीवेगर बहुत बार बार क्रिएट किया हुआ है, बट ये वाला कोई काम है ही नहीं। आप जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, आप अगर खरीदोगे तो उतना आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा। ये एक अजीब तरीके का पैटर्न मिला हुआ है, ठीक है। बार बार अगर लगातार आपका मल्टीवेगर रिवर्स ट्रायंगल बनता रहे तो उसमें कोई फ़ायदा है होने वाला है नहीं, ठीक ना। तो इसमें भी मैं नेगेटिव हूँ, ठीक है। आपको भी पता चल गया होगा मैं क्यों नेगेटिव हूँ, करेक्ट। तो आगे चलते हैं। इसमें आपका कैंडल स्टिक, यस यू आर राइट, कंसोलिडेशन, पूरा प्रॉपर कंसोलिडेशन में चल रहा है, रेंज बाउंड में भाग रहा है। 300 तोड़ने के लिए उसके पास मतलब दम नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो 300 पहुंच गया तो बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि कल 300 कल पहुंच सकता है, आप 350 पहुंच सकता है, वो तो मैं मानता हूँ। बट एक ठो होता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रेशियो होता है एक ठो। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रेशियो इसमें है नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप पैसा डाल दो, अगर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में अगर पैसा डालोगे तब जाके आप रिस्क ले सकते हो, वरना ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है इसमें कोई इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। बट कंपनी इज गुड, मतलब रेपुटेशन अच्छा है कंपनी का, प्रोडक्ट अच्छा है। ये तो जितना पीछे बोले सब, जितना मतलब इसका नेगेटिव बात बोले, अभी पॉजिटिव कॉन्स तो बोल दे, प्रॉस तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए हम लोग को। तो प्रॉज क्या क्या है जो भी है, आपका कंपनी का रेपुटेशन, कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका जो एक्विजिशन चल रहा है अभी, जो भी लक्ष्मी मित्तल साहब का जो आर्सेलर मित्तल का जो भी पॉलिसी है, ये लोग लगभग उसी हिसाब से वो लोग फॉलो कर रहे हैं। जितना भी स्ट्रेस्ड एसेट है उसको खरीद के फिर उन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोग के पास जो भी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रहा है, जो कि हम लोग प्रॉफिट स्टेटमेंट में देखे। बट ये अगर कंसिस्टेंट हो जाएगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। कहाँ गया वो, ये वाला प्रॉफिट लॉस का नेट प्रॉफिट, अगर ये वाला 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ ऐसे कंसिस्टेंट रहेगा, प्लस में रहेगा 2-3 साल, तब आप उम्मीद कर सकते हो कि कुछ ना कुछ मेरे को रिटर्न मिल सकता है, करेक्ट। और अगर आप देखोगे इसका डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है। डिविडेंड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा खासा। एक बार तो शायद 2018 की 19 में वो 10 रुपये पर शेयर वो डिविडेंड दिया हुआ था, करेक्ट।
और ये वाला हो गया आपका। मैं टाटा स्टील के बारे में इसलिए बता दें क्योंकि बहुत लोगों का उसमें पोजीशन है। और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इसको एवरेज ज़्यादा मत कीजिएगा। पूरा एकदम जैसे कि आपके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर के साथ एवरेज मत कीजिएगा। 20-20 शेयर के साथ कीजिएगा। जितना आपको एवरेज करना है उसका आधा आधा करके, आधा नहीं, डिवाइडेड बाई 5, मतलब 20% कर करके एवरेज कीजिएगा। क्योंकि कुछ भी टाइम में ये कुछ भी हो सकता है और रिटर्न उस उतना अच्छा आपको दे नहीं सकता है। ठीक है, तो ये था बात। और समराइज करूँ तो समराइज करने का कुछ है ही नहीं। तीनों जो हम लोग चार्ट देखे, आइदर कंसोलिडेशन मिला वरना नीचे की तरफ मतलब डाउन ट्रेंड ही मिला। तो आज के लिए इतना ही टाटा स्टील का। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपका सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो आज इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।